तो सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो उसके आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। यदि किसी लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो आवर्त काल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ऑप्शन देखिए। क्या 4 गुना हो जाएगा, उसका जो आवर्त काल है क्या वो 4 गुना हो जाएगा, या फिर आधा हो जाएगा, या दुगना हो जाएगा, या अपरिवर्तित रहेगा। तो इसको ध्यान से समझिए। एक लोलक की अगर लंबाई जो होती है वो उसके आवर्त काल के वर्गमूल के समानुपात में होती है। यानी कि अगर लोलक की लंबाई 4 गुना है तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा, दुगना, है ना। तो मतलब जो आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। यानी कि जो आवर्तकाल होता है, जो लोलक की लंबाई होती है वो आवर्तकाल के वर्गमूल के समानुपाती होती है। इसलिए अगर लंबाई 4 गुनी है तो आवर्तकाल कितना बढ़ेगा, दुगना बढ़ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा, इसका रासायनिक नाम क्या है। तो ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो क्या है, खाने का सोडा यानी कि जिसको हम हमारे घर में यूज़ करते हैं, है ना, खाने के रूप में, उसको क्या बोलता है, बेकिंग सोडा यानी खाने का सोडा। तो ये जो सोडा होता है ये कौन सा होता है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है, या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, या कैल्शियम कार्बोनेट, या सोडियम क्लोराइड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इससे क्या होता है, इससे जब भी इस सोडियम या बेकिंग सोडा को जब गर्म किया जाता है तो ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, और इसी के कारण जो ब्रेड होते हैं या केक होते हैं उनकी साइज बढ़ जाती है, यानी कि वो फूल जाते हैं, है ना। तो बेकिंग सोडा जो है इसलिए यूज किया जाता है, ध्यान रखना है इस ऑप्शन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। सिरका में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है। सिरका जो होता है ना, सिरका, उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए ऑप्शन, साइट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, या एसिटिक अम्ल, या ऑक्जेलिक अम्ल। तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। ये क्या करता है, ये हमारा जो खाना होता है उसको पचाने में हमारी हेल्प करता है और स्वाद में भी हेल्प करता है, ठीक है। तो सिरका में जो अम्ल होता है वो कौन सा होता है, एसिटिक अम्ल होता है। तो एसिटिक अम्ल के कारण ही हमारे जो शरीर है उसमें स्वाद का अनुभव होता है, और जो है भोजन को संरक्षण उसी के द्वारा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, या इनमें से कोई नहीं। तो वाहनों का पीछे का दृश्य हम देखते हैं कि हम यदि गाड़ी चलाते हैं तो जो साइड मिरर होता है और उसमें जो है पीछे का एरिया चाहे कितना भी बड़ा हो वो उस कांच में हमें अच्छे से दिखाई पड़ता है। यानी कि क्या करता है, बड़े एरिया को छोटे रूप में कांच के माध्यम से हमें दर्शाया जाता है ना, ताकि बड़े पीछे का जितना भी बड़ा एरिया है वो हम कांच में देख सकते हैं। तो जब बात आती है कि बड़े एरिया को छोटे कांच में दिखाना, यानी कि किसका काम है, उत्तल दर्पण का, है ना। तो उत्तल दर्पण के द्वारा बड़े साइज के दृश्य को छोटे साइज के कांच में दिखाया जा सकता है। तो वाहनों के पीछे जो है दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु जो है कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में पाई जाती है। तो ऑप्शन है सोडियम, या फिर गैलियम, या पारा, या ब्रोमीन। तो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर लिक्विड यानी तरल अवस्था में पाई जाती है। तो हमें सबको पता है कि पारा, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर बिल्कुल क्या होती है, तरल अवस्था में पाई जाती है। ये क्या है, धातु है। पारा जो है एक धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है कमरे के ताप पर। और उसका एक और फैक्ट बता देता हूं, यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है ब्रोमीन। ब्रोमीन एक अधातु है, ये भी पारा जैसे ही रिएक्शन करती है। ब्रोमीन जो है कमरे के तापमान पर यह भी द्रव अवस्था में पाई जाती है। लेकिन फर्क क्या है, ब्रोमीन एक अधातु है, पारा जबकि धातु है। तो पारा धातु है जो कि कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है, ब्रोमीन अधातु है, ये भी कमरे के ताप पर तरल अवस्था में पाई जाती है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस अवशोषित की जाती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, उसमें पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन का निर्माण करते हैं। तो जो गैस अवशोषित होती है वो कौन सी गैस अवशोषित होती है, तो ऑप्शन देखिए, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित किया जाता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित किया जाता है ना। तो ये तो नॉर्मल सी बात है, आप सभी को पता होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार की क्या विशेषता होनी चाहिए। फ्यूज तार आपने देखा होगा आपके घर में जो एक छोटा सा लाल वाला फ्यूज लगा होता है, उसके अंदर एक तार होता है जिसको बोलते हैं फ्यूज तार, है ना। तो उसकी क्या विशेषता होती है, तो ऑप्शन देखिए, सबसे पहले उच्च प्रतिरोध और उच्च गलनांक, निम्न प्रतिरोध और निम्न गलनांक, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, निम्न प्रतिरोध और उच्च गलनांक। तो क्या है ये उच्च और निम्न गलनांक, देखिए अगर प्रतिरोध उच्च होगा तो इसका मतलब क्या है कि वो करंट को अच्छे से रोक पाएगा, है ना। प्रतिरोध क्या करेगा, अच्छा प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध यानी कि वो करंट को अच्छे से रोक सकता है। वो गलनांक अगर उच्च होगा यानी कि अगर वो करंट को भी रोक रहा है, वो गलनांक भी अगर नहीं हो रहा है, तो फिर जो है आपका जो है सिस्टम काम नहीं कर पाएगा। तो इसकी जो विशेषता होनी चाहिए वो कैसी होना चाहिए कि जो उसका प्रतिरोध है वो तो उच्च होना चाहिए, यानी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइट को अपने अंदर, करंट को अपने अंदर ऑब्जर्व कर ले। लेकिन उसका गलनांक जो होना चाहिए वो बिल्कुल निम्न होना चाहिए, ताकि जब भी लाइट ज़्यादा आए या करंट इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आए तो वो क्या हुए, पिघल कर टूट जाए, जिससे हमारे जो उपकरण रहेंगे घर के वो सारे के सारे सिक्योर रहेंगे। तो मेरे हिसाब से जो है इसका जो फ्यूज तार जो है प्रतिरोध तो उच्च होना चाहिए लेकिन गलनांक निम्न होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक, है ना। तो उसके अंदर लाइट यानी करंट को ऑब्जर्व करने की जो है उच्च होना चाहिए गुण, और गलनांक को है बिल्कुल निम्न होना चाहिए। तो आपने देखा होगा फ्यूज तार में जो तार होता है अंदर वो बहुत ही पतला होता है, तो जब भी करंट आता है अगर लाइट ज़्यादा आई है तो आपका फ्यूज बिल्कुल उड़ जाएगा और आपके उपकरण जो है वो बच जाएंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मिराज या मृग तृष्णा की घटना प्रकाश के किस सिद्धांत के कारण होती है ना। मृग तृष्णा यानी कि जो रेगिस्तान में होने वाली घटना होती है जिसको हमने 8वीं 9वीं कक्षा में बहुत बार पढ़ा है ना, रेगिस्तान की मरीचिका। तो उसमें बोला है कि जो मृग तृष्णा की घटना है प्रकाश के किस सिद्धांत के कारण होती है। तो ऑप्शन देखिए, केवल अपवर्तन के कारण, केवल विवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण या प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण। तो किसके कारण होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग तृष्णा की घटना होती है। अभी कैसे होती है, तो इसको ध्यान से समझिए कि जो रेगिस्तान में जो रेत होती है या जमीन होती है उसके ऊपर जो हवा होती है वो तो विरल हो जाती है, और सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, और उसी के कारण हमें दूर पानी होने का भ्रम रहता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिए। तो मृग तृष्णा की घटना जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है। रेडियो धर्मिता की इकाई क्या है, ऑप्शन है कैंडेला, क्यूरी, एम्पियर या मोल। तो रेडियो धर्मिता की जो इकाई है वो क्या है, क्यूरी है। क्या है, क्यूरी। चलिए अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है ना। ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक किस माध्यम में होती है। तो ऑप्शन है निर्वात में, गैस में, तरल में या ठोस में। तो किस में होती है, तो इसको ध्यान से समझिए। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होती है, तो ध्वनि को संचरित होने के लिए या चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ये बात बिल्कुल फिक्स है। लेकिन जो ध्वनि होती है वो ठोस में सबसे अधिक होती है। ध्वनि की चाल किस में सबसे अधिक होती है, ठोस में होती है ना। यानी कि ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। कैसे होती है, क्योंकि ठोस में जो कण होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, यानी कि कणों के बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है, जिस कारण कणों के बीच कंपन बहुत ज़्यादा होता है,
इसके कारण जो है ध्वनि की चाल ठोस में अधिक होती है। आपने देखा होगा स्टील के बर्तन को आपस में जब टकराते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है आवाज करते हैं, क्योंकि उनके बीच जो कंपन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो ध्वनि की चाल ठोस में सबसे अधिक होती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ठोस के जो अणु होते हैं वो बहुत पास पास होते हैं, जिसके कारण उनके बीच में जो अणु होते हैं वो कंपन करते हैं। इस कारण ध्वनि की चाल जो है सबसे अधिक होती है ठोसों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। स्टेनलेस स्टील बनाने में लोहे के साथ किन मुख्य धातुओं का मिश्रण किया जाता है? स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ किन धातुओं को मिलाया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, तांबा और जस्ता को, क्रोमियम और निकेल को, मैग्नीशियम और टीन को, या सीसा और एल्यूमिनियम को। तो किसको मिलाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम और निकेल को। क्रोमियम क्या करता है? क्रोमियम जो होता है जंग लगने से बचाता है, और निकेल क्या करता है? जो स्टील होते हैं उसमें चमक प्रदान करता है ना, इसको ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है? किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ये इस क्वेश्चन का आंसर सबको पता होगा। विटामिन ए, विटामिन B12, विटामिन सी या विटामिन डी, किसे कहा जाता है? तो विटामिन डी। जब भी सूर्य की बात आएगी तो विटामिन डी, ठीक है, सनशाइन विटामिन। क्योंकि जब सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है और हमारी त्वचा पर पड़ती है तो हमारी जो त्वचा होती है वो ऑटोमेटिक विटामिन डी का निर्माण करना शुरू कर देती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन डी। अगला क्वेश्चन देखिए, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है और इसका आभूषण बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? तो ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है ना। 24 कैरेट का सोना जो होता है वो बहुत ही क्या होता है? बहुत ही मुलायम होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसके आभूषण जो है बनाना थोड़ा कठिन हो जाता है। तो उसके कारण उसके लिए क्या करना पड़ता है? तो जो 22 कैरेट का सोना होता है ना, उसमें जस्ता या अन्य जो धातु है उसका मिश्रण कर दिया जाता है, उसके बाद उसको बनाया जाता है, तब जाके अच्छे से आभूषण बनकर तैयार होते हैं, है ना। बाकी 24 कैरेट का सोना जो होता है काफ़ी मुलायम होता है, उससे अच्छे आभूषण बनाना थोड़ा कठिन होता है। तो उसमें 22 कैरेट के साथ कुछ और मिलाया जाता है, उसके बाद आभूषण तैयार किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? रॉकेट लॉन्चिंग न्यूटन के किस नियम पर आधारित है? तो ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के द्वितीय नियम पर, न्यूटन के तृतीय नियम पर, या गुरुत्वाकर्षण के नियम पर। तो रॉकेट लॉन्चिंग जो है न्यूटन की गति के तृतीय नियम पर आधारित है। तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम क्या कहता है? वो कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब रॉकेट को, आपने देखा होगा दीपावली पे जब हम किसी रॉकेट को जलाते हैं तो वो ऊपर की ओर जाता है, ऊपर की ओर रॉकेट जाता है। लेकिन जो रॉकेट जब नीचे से जलाते हैं तो जितना रॉकेट में से ईंधन निकलता है, जितना प्रेशर से वो जाता है, उतना ही प्रेशर वो जमीन की ओर लगाता है, तब जाकर वो ऊपर जाता है। तो इसलिए क्रिया प्रतिक्रिया मतलब एक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया जो होती है वो रॉकेट लॉन्चिंग में होती है। ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम के अंतर्गत आता है, इसको ध्यान रखिए। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर लेना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इसी तरह की डेली वीडियो हमारे चैनल पर रात 8 बजे आती है, जिसे देखकर आप अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, धातुओं को पतली चादरों में पीटने के गुण को क्या कहा जाता है? धातु ये होती है, उनको जब पीटा जाता है तो वो चादर में बदल जाती है, तो उस गुण को क्या कहते हैं? तन्यता। तन्यता तो खींचने का गुण होता है। आघात वर्धनीयता, हाँ यही होता है, आघात वर्धनीयता ही कहा जाता है धातुओं को पतली चादरों में पीटने के गुण को, है ना। बाकी चालकता, कठोरता ये अलग गुण होते हैं। तो कौन सी धातु को सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय वाली धातु कौन सी है? सोना। सोना को कूटकर चादर बनाई जाती है, तब जाकर उससे आभूषण बनाए जाते हैं। तो धातुओं को पतली चादरों में पीटने का गुण आघात वर्धनीय होता है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने टोटल 15 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है। इन क्वेश्चन का आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, ताकि जब भी आपको एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन दिखाई दे तो इनको आप आसानी से बना पाओ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।